Dear students, welcome to lecture 14 of our fluid mechanics series. ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक जो पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बॉयंसी और एक्सेलरेशन को कंबाइन करेंगे। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट हमारा लेक्चर 9 और लेक्चर 10 की जो कॉन्सेप्ट है वही लगने वाले हैं। और दूसरा, यहाँ पे आपको FBD की प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर 9 और लेक्चर 10 के एक्सेलरेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर है। तो देखो, यही टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कि फ्लूइड अगर अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, फिर उसमें आता है इफेक्टिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, वर्टिकल एक्सेलरेशन डाउन या अप, दोनों केस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में अगेन जी इफेक्टिव, और 4 प्रॉब्लम करेंगे हम। स्पेशली प्रॉब्लम 3 और 4 आपको FBD के बारे में है, और प्रॉब्लम 1 और 2 हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका वापस से एक बार प्रॉब्लम के रूप में देखने वाले हैं। अब देखिए, की आइडिया क्या है यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना है, जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस करना है, और बॉयंट फोर्स जो है वो जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में रीओरिएंट करना है। इतना ही है। इसलिए आपको जी इफेक्टिव और जो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट है वो उसकी क्लैरिटी चाहिए। अब ये जेई में फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट है ना, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। चलो, तो जब फ्लूइड एक्सेलरेट करता है तो देखो, हमने रेस्ट में क्या कंडीशन थी वो दिखाई है, और एक्सेलरेट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी। जैसे हमको पता है कि जब ए वर्टिकल लगता है तो हम क्या करते थे, हाइड्रोस्टैटिक में जो जी होता है उसको जी प्लस ए से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, है ना। उसका डेरिवेशन भी हमने देखा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग अब जब करेंगे तब आपको रिमाइंड करेंगे कि हम जी इफेक्टिव को जी प्लस ए से रिप्लेस करेंगे। तो अगर पूरा का पूरा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो एफ बी क्या होगा, यहाँ से रो वी जी प्लस ए है। और हमने ये देखा था कि प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो जी प्लस ए, क्योंकि जी प्लस ए हो रहा है इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है। तो यू कैन से फ्लूइड फील्स हैवियर। यहाँ पे इतना ही है कि आप एफ बी को जैसे कैलकुलेट करते आए हो वैसे ही कैलकुलेट करो, सिर्फ जी को जी प्लस ए से रिप्लेस करो। लॉजिकल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये इसका काइंड ऑफ डेरिवेशन है आपको कि कैसे आया ये। तो आप देखो, इस फिगर में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास कैसे लिखेंगे, रो इनटू उसका वॉल्यूम। एक्सेलरेशन अप हो रहा है, फोर्सेस देखो एफ बी और एम जी। तो क्या करेंगे, हमको न्यूटन लॉ के हिसाब से आप एफ बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखोगे, क्योंकि ए ऊपर है एफ बी ऊपर है, इसलिए ये एफ बी माइनस एम जी लिखा है। तो आप m को अगर राइट साइड शिफ्ट करोगे तो एफ बी हो जाएगा एम जी प्लस ए, है ना। तो ये जो हमने कहा था कि आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, उसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी यहाँ दिख लिया। तो एफ बॉयंट इज रो वी जी था हमारा, तो वही है कि यहाँ पे जी को जी इफेक्टिव और जी इफेक्टिव जी प्लस ए। ओके, आया कहाँ से, ये सेकंड लॉ लगाना है आपको, एफ बी और एम जी दो फोर्सेस के साथ। ओके, आगे बढ़ते। तो जी इफेक्टिव का देखो कॉन्सेप्ट, अगर अपवर्ड जा रहा है तो जी प्लस ए लिखो, अगर डाउनवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा। इसका वापस से डेरिवेशन नहीं करेंगे, हमने देखा हुआ। हॉरिजॉन्टल के लिए जी इफेक्टिव हमने देखा है कि जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में रहता है। यहाँ पे इतना ही है कि एफ बी जो है वो आप रीओरिएंट कर दो, और कहाँ पे, जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। फ्री फॉल में तो जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है, इसलिए एफ बी भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो रूल देखो, एफ बी इज ऑलवेज रो वी जी इफेक्टिव एंड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस जस्ट लाइक जी इफेक्टिव। ओके, अब फ्लोटिंग बॉडी
वर्टिकल एक्सेलरेशन है, तो हम क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए हम जो लिखते हैं वही लिखते आएंगे कि एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, तो एफ बी अब हमें पता है कि वी रो जी इफेक्टिव, और डब्ल्यू क्या आएगा यहाँ पे, वो भी तो उसके ऊपर भी तो जी इफेक्टिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब जब आप इसे बैलेंस करोगे ना, तो आप देखो जी इफेक्टिव दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना, जब फ्रीली फ्लोटिंग बॉडी जो होता है उसमें कोई एक्सेलरेशन का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो सबमर्ज लेंथ है वो आप देखो एल बाय सिग्मा अपॉन रो डब्ल्यू, जिसको हमने डी बाय रो कहा था, है ना, ये हमको पता है। तो ऐसे हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं एंड इट रिमेन्स अनअफेक्टेड है। देखो जो स्मॉल एल है इसकी बात। ओके, अब जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन करेंगे तब आप देखो क्या हो रहा है। हाँ, इसमें सोचो कि स्मॉल एल चेंज होगा, आंसर तो है नहीं, बट देखो कैसे। को पता है टेन थीटा तो ए बाई जी होता है, और जी इफेक्टिव जो है वो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, और एफ बी जो होता है वो जी इफेक्टिव में ही रहेगा उसका, है ना। तो ये भी परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा। अब देखो इसमें रिजल्ट कैसे आ रहा है। हम बैलेंस करेंगे अगेन, तो बैलेंस करने के लिए एफ बी तो परपेंडिकुलर लग रहा है, जबकि एम जी जो है वो सीधा नीचे, इसलिए एफ बी का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट एम जी को बैलेंस करेगा, करेक्ट। बस अब तो क्या है, अब हमने जो एफ बी था उसको रख दिया है, और कॉस थीटा ज्योमेट्री के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जी नीचे है और जी इफेक्टिव आपका हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा वर्टिकल के साथ जी बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस। अब हम इस ऊपर वाली फॉर्मूला में कॉस थीटा रिप्लेस करेंगे, तो जो अंडर रूट वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब देखो कि वापस से एल प्राइम जो है, जो कि हम अब हॉरिजॉन्टल एक्सलेट करा रहे हैं, तो वो भी सेम ही आ रहा है। इसका मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कराओ या वर्टिकल कराओ, जो कंपोनेंट मतलब जो सबमर्ज फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, ठीक है, एंड मैथमेटिकली इट्स करेक्ट ऑल्सो। सो अब ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि जो सीखा है ना उसको अब अप्लाई करने जाओ तो कई बार स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम वही है कि आपको जो लेंथ है वो चेंज हो रही कि नहीं वो फाइंड करने को पूछा है, अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, सारी ज्योमेट्री दे रखी है। तो पहले क्या करो आप कि रेस्ट में बी इक्वल टू एम जी लगाओ। तो रेस्ट में जो स्मॉल एल है वो तो आपको पता ही है कि डी बाय रो लिखते हैं, इस केस में डी को सिग्मा बोल दिया है, तो हमने वो स्मॉल एल निकाल लिया, है ना, वो फ्रैक्शन है, एरिया निकाल दिया क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है, इसलिए वो लेंथ के रूप में आता है। जब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है तो हम क्या करेंगे, जो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब एम जी को राइट साइड भेज दो, तो एल सिग्मा जी प्लस ए लिखा जाएगा, और बॉयंट फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, जी प्लस ए लिखते हैं। तो अगेन जी प्लस ए कैंसल्स आउट, तो एल प्राइम इज इक्वल टू एल अपॉन डी बाय रो। अगेन सेम थिंग जो हमने की है थियरी में, वही प्रैक्टिकल पूछा है आपको एग्जाम्पल के रूप में। दैट मीन्स वी कैन से द चेंज इन द लेंथ इज जीरो। अगेन यू डू द सेम थिंग फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ये जो भी हमने सीखा है वही, पहले तो क्या करो कि टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी होता है, उससे कॉस थीटा निकाल लो, और क्योंकि एफ बी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, विच विल बैलेंस एम जी विच इज डाउनवर्ड। ओके, तो जी अंडर रूट ऑफ जी बाय स्क्वायर जो है
वो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इस कैंसलेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल में भी एल प्राइम इज इक्वल टू एल सिग्मा बाय रो आता है। अगेन डेल्टा एल इज जीरो, है ना। आई एम रिपीटिंग ट्वाइस बिकॉज इट इज नोटेड दैट इवन आफ्टर द थियरी प्रॉब्लम में आप ये नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका जो इंसाइट है वो ये है कि एल क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जी इफेक्टिव एक वर्टिकल के लिए तो दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो रहा है कि जी इफेक्टिव बढ़ तो रहा है, बट जो उसका, हम तो कॉस थीटा कंपोनेंट बैलेंस करते हैं, तो कॉस थीटा उतना ही डिक्रीज हो रहा है एमजी के लिए बैलेंस करने के लिए, इसीलिए वहां भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। तो फ्लोटिंग फ्रैक्शन का हमने देखा है कि वो तो डी बाय रो होता है ना। डी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी और रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम्स आपको एफबीडी वाले प्रॉब्लम्स है, जहां पे देखो कि एक स्पीयर जो है नीचे थ्रेड से लगा हुआ है, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हाफ है, इसलिए वो ऑब्वियसली ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन थ्रेड से जुड़ा हुआ है तो थ्रेड पे टेंशन आने वाला है। तो ये टेंशन कितना होगा, है ना। तो पहले क्या करो कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाल लो मास बाय रो करके। तो पहले वॉल्यूम निकाल लिया है ना, रो मतलब ऑब्वियसली एस इंटू रो हो जाएगा, क्योंकि एस दिया है हमें रिलेटिव डेंसिटी। फिर डिस्प्लेस वाटर का मास कैसे निकालोगे, तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है v टाइम्स रो ऑफ वाटर कर दो। ठीक है, अब जी इफेक्टिव क्या होता है, क्योंकि पूरा एक्सेलरेट हो रहा है ये कंटेनर, तो जी इफेक्टिव ले लिया हमने जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड। अब एफ बी निकाल लिया हमने, है ना। एफ बी इज इक्वल टू क्या है कि मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाई जी, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव। क्लियर है। अब देखो कि टेंशन इन द स्प्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी फोर्सेस है और पूरा अगर एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर दो। तो कितने कितने फोर्सेस है, तो एफ बी ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ एम ए, देयरफॉर यू सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग आउट ऑफ एफ बी, क्योंकि एम जी और टी नीचे लग रहा है बॉडी के ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने जैसे कहा कि ये आपका प्रैक्टिस है। तो फ्रॉम दिस जो भी वैल्यूज है, एम एम दिया है, जी है, एम फॉर द स्पीयर का मास, एक्सेलरेशन सब दिया है, तो टी निकल के आएगा 24 में। अब अगर स्ट्रिंग स्नैप्स मतलब आप धागे को कट कर दोगे तो क्या होगा, तो टेंशन तो जीरो हो गया, है ना। हाँ, और तो दूसरा इसका फिजिकल इंट्यूशन ये है कि भाई स्पीयर तो ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि वो तो हल्का है पानी से, इसलिए वो फटाफट ऊपर जाना चाहेगा। तो जैसे ही आपने उसको धागा कट कर दिया वो एक्सेलरेट करेगा ऊपर की ओर। बट एनीवेज हम अगर न्यूटन लॉ लगाए तो एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी, जहां पे बी जो है वो अब स्पीयर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब स्पीयर का एक्सेलरेशन निकल के आया, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके रेफरेंस में आया है, क्योंकि पूरी की पूरी टैंक भी तो एक्सेलरेट कर रही थी टू से, है ना। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो 14 माइनस टू ही आना चाहिए, क्योंकि टू से तो एक्सेलरेट कर रही थी, है कि नहीं। तो ये आपको देखना है कि जो हमने एफ बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बी लगाया है वो ग्राउंड फ्रेम में लगाया है। ठीक है, ओके। अगर हम इसको इस फ्रेम में लगाते, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, तो सीधा 12 आ जाता, बट इट्स बेटर टू डू इट इन द ग्राउंड फ्रेम। देखो अब ये प्रॉब्लम है जहां पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे है, जिसका वैल्यू भी दिया है जी बाई 3। अगेन जो स्पीयर है वुडन वो बहुत ही हल्का है, ऊपर जाना चाहेगा, इसलिए टेंशन आ जाएगा। बट जैसे ही एक्सेलरेट कराओगे आप
तो स्पीयर जो है वो जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में आ, हो जाएगा, है ना, टिल्ट हो जाएगा। तो चलो पहला क्या करो कि टेन थीटा दिया है, मतलब ए दिया है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो टेन थीटा निकाल लो। जैसे ही टेन थीटा 1/3 आया, साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस 10 आ जाएगा आपका। और फिर आप निकाल लो इसको, है ना, क्योंकि सामने वाली साइड आपकी 1 है। ओके। और एडजेसेंट साइड 3, हाइपोटेन्यूस 10, तो इसके हिसाब से अब ए भी है, जी भी है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव चाहिए, वो भी निकाल लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा। बाकी सब आसान चीजें हैं, देखो अगले स्लाइड में। बॉयंसी फोर्स निकाल लो। बॉयंसी फोर्स के लिए आपको जो जो चाहिए चीजें, बॉल की डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो सीधा आपका वॉल्यूम आ जाएगा, और वही तो वॉल्यूम है डिस्प्लेस्ड, उसके हिसाब से आप बी निकाल लो। ठीक है, तो बी की वैल्यू 2√10/3 mg आया। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या करो कि टैंक के फ्रेम में आ जाओ, सूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, ये डायग्राम ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसमें जो जो फोर्सेस है उसकी बैलेंस है, यही मेन काम है यहाँ पे। तो बी को कौन कौन बैलेंस कर रहा है? तो टी कर रहा है, और एम जी का कॉस थीटा, और एम ए का भी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार पॉज करके ये डायग्राम को खुद से ड्रॉ करिए। बाकी तो फिर आप प्लग इन करो वैल्यूज, और जैसे हमने कॉस थीटा साइन थीटा जानबूझ के पहले से निकाल लिया था, तो वही वैल्यूज हमने डाले हैं, तो आपका टी √10/3 mg आना चाहिए। ओके। वंस अगेन इन दिस स्लाइड द फ्री बॉडी डायग्राम इज गिवन फॉर यू टू, और इसमें आप क्या करो, टेन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा निकालो, क्योंकि एफ बी को बैलेंस करने के लिए वो चाहिए होंगे, तो फिर एफ बी आप बैलेंस कर लो और टी निकल के आएगा। एंड मेक श्योर यू डू इट ऑन योर ओन। ओके, तो हम यहाँ पे अब समराइज करते हैं कि कोर फॉर्मूला है जो एफ बी की, वो वही रहेगी, सिर्फ जी इफेक्टिव आ जाएगा इसमें, और जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में एफ बी एक्ट करेगा हमेशा। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा लो। बाकी तो जी इफेक्टिव आपको पता ही है कि अपवर्ड है तो G+A, डाउनवर्ड है तो G-A, फ्री फॉल के लिए 0, हॉरिजॉन्टल के लिए √G² + A²। ठीक है, सारे प्रॉब्लम आपको पता है कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, चेंज इन सबमर्ज लेंथ डज नॉट अफेक्ट इज नॉट अफेक्टेड। ओके। तो फ्लोटेशन का जो गोल्डन रूल है कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो D/ρ, डी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो मतलब रो। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक्स का, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का हम सक्सेसफुली कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू करेंगे हम, है ना, बिफोर ये जो विस्कोसिटी है प्रॉपर्टीज थर्ड फेज में लेंगे हम, हाइड्रोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।